Uh, can someone confirm if I am audible? Yes. Yes, Okay. you are audible. Okay, great. Thanks. Good evening, everyone. I'm Arjun Khandelwal from Samanvay Foundation. We are your host for this webinar. A brief about Samanvay. We are a non-profit organization that specializes in building sustainable solutions for social impact. In the last 5 years, we've been fortunate to work on more than 50 projects. During this course, we've worked with more than 30 different organizations, learning about the challenges on the ground and getting inspired from their work. Last year, as the country was facing the second wave, we had organized a webinar where some of our partners and friends shared their experiences and learnings from dealing with the situation, from voluntary lockdown in the villages to tackling hunger to setting up call centers for follow-ups to training volunteers for screening and referrals and debunking myths and encouraging for vaccination. Strengthening triaging came up as one of the important strategy. So we thought of having this one dedicated discussion for that. As key speakers, I have with me Dr. Priyadash, Dr. Gajanan, and Vinay, who would be sharing their perspectives on the topic with us. But before we begin, some ground rules. Please keep yourself mute when you're not speaking. And please keep adding your questions to the chat box. We will discuss them in between and towards the end. So, सर थोड़ा थोड़ा वॉइस को हिंदी थोड़ा मिक्स चलाइए सर, तो है ना? हाँ ठीक है, बिल्कुल. First, I'll pass on the baton to Dr. Priyadash. Dr. Priyadash is MBBS and MD in community medicine. He's worked at primary to tertiary level rural and tribal settings for last 10 years. During the last two COVID waves, worked in COVID hospital and COVID ICU as well as in the community. Through UMETA Foundation, he's been active for COVID preparedness of field workers and also with youths. Over to you, Priyadash. Thank you. I'll share the presentation. Yes, Just a moment. ऐसा कोई है जो हिंदी नहीं जानता है तो मैं बीच में फिर इंग्लिश भी इस्तेमाल करूंगा. ठीक है, हम शुरू करते हैं. सबको नमस्ते. तो मैं डॉक्टर प्रियदर्श हूँ और कुछ हम लोग ये ओमिक्रॉन का जो वेव है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे और फिर जो हमारा मेन कंटेंट है कि अलग अलग टूल्स क्या है कम्युनिटी में कोविड को बेहतर तरीके से फेस करने के लिए, उसके बारे में बात करें. अर्जुन, नेक्स्ट. सो अभी ओमिक्रॉन का जो तीसरा थर्ड वेव है उसमें हम लोग देख रहे हैं कि दूसरे लहर में मैक्सिमम 4000 केसेस पर डे के हिसाब से जो लहर आई थी वो वैसा था. और अभी ऑलरेडी हम लोग 10 दिन में ही 60% बोला आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं. कल का आंकड़ा था वो 2.2 लाख पर डे के केसेस थे. तो ये लहर ऐसी ही बढ़ने वाली है और शायद पुरानी लहर का जो मैक्सिमम केसेस थे, सबसे ज्यादा एक दिन में जो केसेस थे, उसको भी काफी जल्दी हम लोग क्रॉस कर जाए. नेक्स्ट. लहर शायद इस तरह से दिखेगी जहाँ पे 1 जनवरी से अगर हम लोग 1 मार्च तक की बात करें तो करीबन 1 फरवरी के आगे पीछे हम लोग मैक्सिमम केसेस तक पहुंचेंगे, जो शायद 6 लाख से 10 लाख केसेस हर दिन में नए आ सकते हैं. शायद उससे बड़े या कम हो, डिपेंड्स ऑन कि क्या-क्या मेजर्स अपनाए जाते हैं अलग-अलग सरकारों द्वारा. पर फिर भी 6 से 10 लाख या 12 लाख, 14 लाख तक भी केसेस एक दिन में जा सकते हैं. तो इस तरह के जो है ये प्रेडिक्शंस है और ये लहर 1 मार्च के आसपास तक ढल जाएगी, खत्म हो जाएगी. नेक्स्ट. लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ेंगे उस तरह से मौतें नहीं बढ़ेगी. अब पिछले वेव में हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा मौतें हुई थी, लेकिन पिछली बार मौतें हुई थी. इस लहर में ओमिक्रॉन से उतनी मौतें नहीं होगी. पिछले साल करीबन 5000 के आसपास मौतें हुई थी एक ही दिन में, इतना जब पीक में था. लेकिन इस ओमिक्रॉन के लहर में डेथ जो है वो अराउंड 300 टू 800 पर डे ऐसे
सोच रहे हैं, इतना डेथ्स हो सकते हैं। जितना केस एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा केसेस का हर दिन, उतना डेथ नहीं बढ़ेगा। तो ये प्रेडिक्शंस जो है वो थर्ड वेव के हैं। नेक्स्ट। इसमें कोविड की नेचुरल हिस्ट्री हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये डेल्टा का नेचुरल हिस्ट्री है। जैसे आप ब्लू वाला जो देखोगे, जब कोविड शुरू हुआ, सिम्पटम शुरू हुए और 5th डे तक चले। यदि 5th डे के आगे भी सिम्पटम चलते हैं, बुखार रहता है, आपको साँस लेने में तकलीफ होती है और बाकी कोई सिम्पटम रहते हैं, तो 5th डे के आगे आप सीरियस होना शुरू होते हो और आप हॉस्पिटलाइज़ होते हो, आपको साँस लेने में दिक्कत आती है, आईसीयू में जाना पड़ता है और फिर एक तो आप ठीक हो जाते हो या फिर डेथ हो जाती है। तो ये जो मेन कड़ी है, क्योंकि केसेस हम रोक नहीं पा रहे हैं। केसेस तो हो रहे हैं और बहुत सारे और नए-नए केसेस भी आ रहे हैं। तो सबसे मेन हमारे लिए ज़रूरी है कि जब किसी को कोविड होता है, उसके बाद जब किसी को कोविड होता है, तो डेंजर साइंस क्या है पहचानना और उसको तुरंत में हॉस्पिटलाइज़ करना, जो लोग सीरियस हो सकते हैं, तो फिर उनके जान बचने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट। तो ये इस वेव के जो प्रेडिक्शंस है ओमिक्रॉन के, वो इस तरह से कि ओमिक्रॉन बहुत ही हाईली इन्फेक्शियस है, तो लगभग सबको हो सकता है और बहुत जल्दी फैलता है। वायरुलेंस लो है, मतलब मौत की जो चांसेस है, सीरियस होने के चांसेस है, वो काफ़ी कम है। 100 लोगों को यदि कोविड होता है, तो उसमें से ओमिक्रॉन से 5 या 6% लोग अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो लोग होंगे जो भर्ती हुए हैं आईसीयू में या अस्पताल में, मोस्टली अनवैक्सीनेटेड लोग होंगे या वो लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है। इसका डबलिंग टाइम, मतलब मान लो आज अगर मेरे शहर में 200 केसेस है, तो 400 होने के लिए 2 से 3 दिन लगेंगे। सो जो डबलिंग टाइम है, आज जितने केसेस है उससे डबल होने के लिए बहुत जल्दी-जल्दी होता है, 2 से 3 दिन में ही डबल हो जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कि मुझे बीमारी हुई और मुझे लक्षण दिखे, वो जो है, वो जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी कम हो जाएगा, क कम दिख रहा है अभी। लेकिन इसमें एक खास चीज़ दिख रही है कि असिम्प्टोमेटिक पेशेंट, मतलब भले ही मुझे कोविड हो गया है, लेकिन मुझे ना सर्दी रहेगी, ना ज़ुकाम रहेगा, ना बुखार रहेगा। तो ये जो नंबर है असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स का, जिनको कोई लक्षण नहीं है, वो 60 टू 80% तक है। जिसकी वजह से हमको कोविड हो भी गया हो, तो हमको पता भी नहीं चलेगा। तो ये इस तरह से फिर बहुत लोगों को फैल रहा है, क्योंकि लोगों को कोई लक्षण ही नहीं है और वो बिना मास्क के घूम रहे हैं, तो काफ़ी आसानी से अपने घर के लोगों को, ऑफ़िस के लोगों को, कॉलेज में, स्कूल में ये बीमारी फैला रहे हैं। डेथ जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी इस वेव में, लेकिन फिर भी बड़े संख्या में है। नेक्स्ट। जनवरी के आखिर में या फरवरी के शुरुआत में पीक होगा, जब मैक्सिमम केसेस दिखेंगे और ऑन एन एवरेज 30 टू 50,000 न्यू केसेस पर डे, ये इस तरह से वेव चलेगी और डेथ जो है वो 300 से 800 पर डे इस तरह से चलेंगे। मैक्सिमम जो है वो 1000 टू 1500 तक जा सकते हैं पीक में, लेकिन फिलहाल 300 टू 800 डेथ पर डे है। ऑक्सीजन की कमी बहुत नहीं लगेगी, क्योंकि ओमिक्रॉन में डिस्निया या साँस लेने में तकलीफ होना, ये बहुत ज़्यादा नहीं दिखा है अब तक। लेकिन क्योंकि बहुत सारे केसेस एक दिन में, जैसे हमने कहा कि 14 लाख तक या 15 लाख तक केसेस एक दिन में आ सकते हैं। अगर उसका बहुत छोटा-सा हिस्सा भी अगर हॉस्पिटलाइज़ होना शुरू हो जाए, अभी तो 10 ही दिन हुए हैं और हमारा अभी 30% बेड ऑक्यूपेंसी हो गया है। लेकिन यदि बहुत सारे केसेस बढ़ते हैं और हमारे पास फिर बहुत ज़्यादा लोग हॉस्पिटलाइज़ होते हैं, तो सेकंड वेव में जो बेड नहीं मिल रहे थे और दिक्कतें हो रही थी, वहाँ पे हम फिर से पहुँच सकते हैं और तब हमारा हेल्थ सर्विस जो है वो ब्रेकडाउन हो सकता है सेकंड वेव के साथ। यदि वैसा नहीं होता है, हॉस्पिटलाइज़ बहुत ज़्यादा लोग नहीं होते, तो फिर हेल्थ सर्विस ठीक से दे पाएँगे। नेक्स्ट। सो ये सारी जानकारी लेके हमको क्या फ़ायदा होने वाला है या फिर आगे हम लोग को कैसे बढ़ना है? तो कोविड में ये खासकर देखा गया है कि बहुत सारे जो डेथ्स है वो प्रिवेंटेबल है, मतलब उन डेथ्स को बचाया जा सकता था, लेकिन वो हो गए। क्यों? 2 कारण हैं डेथ होने के। मेडिकली तो बहुत सारे कारण हैं कि आपके शरीर में क्या-क्या होता है, लेकिन जो 2 महत्व के कारण हैं जो दिखे गए, वो है कि एक, आपको डेंजर साइंस नहीं पता है। जिस वजह से आपको छठवें, 7वें दिन या 10वें दिन तक आपको डेंजर साइंस दिखेंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि डेंजर साइंस क्या है, तो आप हॉस्पिटल नहीं जाओगे। आप 5-6 दिन तक घर में नॉर्मल हो, तो आप सोचोगे कि कुछ नहीं होगा, ये भी कुछ 2-3 दिन में चला जाएगा, लेकिन दिन-ब-दिन आपकी जो सेहत है वो और खराब हो रही है। तो आपको डेंजर साइंस ना होना, ये एक बहुत बड़ा ना पता होना, ये एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा है, आप तुरंत में अस्पताल में जाके जैसे ही डेंजर साइंस शुरू होता है, आप ट्रीटमेंट लेना शुरू नहीं करते हो। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैक्सिमम डेथ देखे गए हैं पिछले वेव में।
कि लोगों को पता ही नहीं था डेंजर साइन क्या है, वो 10वें या 12वें या 14वें दिन पे अस्पताल में आ रहे थे, और जिसकी वजह से हॉस्पिटल भी हॉस्पिटलाइज होने के बाद ट्रीटमेंट 10वें या 12वें दिन शुरू हो रहा था, तब तक लेट हो गया था, तब तक फिर उनको वो बचाने की हालत में नहीं थे। तो डेंजर साइंस पता होना और रेफरल सही होना, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो आगे भी कोविड की लहरें आ सकती है, जैसे ये ओमिक्रॉन अभी आया है, कोई और वेरिएंट आएगा, फिर से कोविड आ जाएगा, या डेल्टा का ही कोई थर्ड वेव आ जाएगा। ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो हमको मान लेना है कि हमको कोविड के साथ जीना है। और अभी जैसे तीनों वेव में दिखा कि लहर आई, कोविड वेव आई और हम लोग अचानक सारे लोग लॉकडाउन और बाकी सारा शुरू कर दिया, सब बंद कर दिया, पाबंदियाँ लग दी। बाकी के 6 महीने में कुछ भी नहीं किया। फिर से नई लहर आई, फिर से सारी चीज़ें शुरू कर दी। बीच के जो 6 महीने हम लोग कुछ नहीं करते, तो ये प्रिपेयर्डनेस की बात है। यदि हमारे लेवल पे हम लोग इसको सही तरीके से, अगर हमने मान लिया कि कोविड के साथ ही जीना है, तो यदि हमने कुछ चीज़ों पे फ़ोकस किया, तो हम बहुत अच्छे से अगली वेव में कोविड को फेस कर पाएँगे, और कोविड से जो जानें जा सकती है, उनको बचा भी पाएँगे। प्रिवेंटेबल जो जानें हैं, जो जा सकती है, उनको हम बचा पाएँगे। तो ये इस तरह से कर सकते हैं। एक है कि स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी लेवल हेल्थ वर्कर्स, हमारे जो कम्युनिटी लेवल हेल्थ वर्कर्स है, मितानिन है, आशा है, एनजीओज़ के हेल्थ वर्कर्स है, या आंगनवाड़ी है, या कॉमन पब्लिक है, इन लोगों को अगर हम डेंजर साइंस क्या है कोविड के, इसकी सही जानकारी उन तक पहुँचा दें। दूसरा, ये जानकारी उनको दे दें कि भाई 6वें से 10वें दिन तक ये डेंजर साइंस दिख सकते हैं, और आपको जैसे ही ये डेंजर साइंस दिखते हैं, आपको तुरंत रेफर होना है और अस्पताल में जाना है। ये पहली चीज़ अगर हम करते हैं, तो हमने कम्युनिटी लेवल का काम कर दिया। जिस किसी इंसान को 6वें या 7वें दिन कुछ शुरू हो गया तकलीफ, तो वो तुरंत रेफर हो जाएगा और वो अस्पताल पहुँचेगा। अस्पताल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं? अस्पताल में डॉक्टर्स, नर्सेस को ट्रेन कर सकते हैं कि कोई भी सिक मरीज़ है, कोई भी ज़्यादा सीरियस मरीज़ है कोविड वाला, उसे किस तरह से ट्रीटमेंट देना है, क्या-क्या ट्रीटमेंट देना है। दूसरा, जो भी ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन्स लगेंगे, उसका स्टॉक ठीक से पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में रख सकते हैं। और तीसरा, जो इक्विपमेंट्स लगने वाले हैं और ऑक्सीजन लगने वाला है कोविड के केसेस को ट्रीट करने के लिए, वो सही ठीक से पेरीफेरी के हॉस्पिटल में भी रख सकते हैं, दूर-दराज के अस्पतालों में भी रख सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें, स्ट्रेंथ कम्युनिटी लेवल और हॉस्पिटल लेवल, अगर हम इसको अभी इस लहर के बाद फ़ोकस करते हैं, एडवोकेसी करते हैं, और अगर इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो यदि कोविड की इसके बाद भी कोई लहर आती है, तो इतना पैनिक नहीं होगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, हम बहुत सारी जानें बचा सकते हैं, जो प्रिवेंटेबल। तो इसके बाद मैं अर्जुन को वापस बोलता हूँ कि आगे कंटिन्यू। सॉरी, डॉक्टर गजान। Thank you, Priyadarsh, to share us with your analysis of the current situation and past situation. अब मैं गजानन को invite करूँगा to share more about details of these danger signs, and also what all tools are there that can be utilized and how they can be deployed in the community. So just a brief about Dr. Gajanan. He is a physician at Jan Swasthya Sahyog in Chhattisgarh with passion for rural health by service, research and advocacy. And he's done family medicine as training. Over to you, Gajanan. अर्जुन, मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर पा रहा हूँ. विल यू प्लीज गिव मी दैट एक्सेस? हाँ, मैं let me just stop sharing my. You should make Gaja the host, Arjun. Okay. Or I made this as. Is this Abhi Gaja? Can you try if you're able to? Yes. Okay. Fine. Yeah. Is my screen visible, Arjun? Yes, it's visible. Okay.
तो जैसे कि अभी प्रियदर्श ने बताया कि केसेस तो बहुत ज्यादा आएंगे और इसमें हमें जो इंटरवेंशन करना है, बहुत सारी जानें अगर बचानी है तो इसमें हम 2 लेवल पे काम कर सकते हैं। एक तो है कम्युनिटी लेवल और दूसरा है हॉस्पिटल लेवल। तो इसमें जो प्रॉब्लम हुआ था लास्ट टाइम भी, वो 2 prong था, 2 तरीके से प्रॉब्लम हुआ था। एक तो था कि बहुत सारा पैनिक हो गया था स्पेशली अर्बन एरियाज में, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने से जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। डॉक्टर्स को भी काफी इंसिस्ट हो गया कि हमें एडमिट कर दो। बहुत सारे सीटी स्कैन हो गए, बहुत सारे लोगों को अननेसेसरी रेमडेसिविर भी मिल गया। और इस सब चीजों से जो ऑलरेडी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना रेडी नहीं था टू अकोमोडेट सर्ज इन द पेशेंट, तो उसमें और बहुत ज्यादा लोड आ गया और बेड क्रंच हो गया। तो जिनको ऑक्सीजन की जरूरत थी उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, बल्कि ऐसे बहुत बार हुआ शहरों के अस्पतालों में कि जिनको अस्पताल की जरूरत ही नहीं थी, जिनको रेमडेसिविर की जरूरत ही नहीं थी, सीटी स्कैन की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनको वो मिल रहा था क्योंकि उनके पास पैसे थे। और जिनको उसकी जरूरत थी उनके लिए उसके लिए जगह नहीं थी। यहाँ पे बिलासपुर में हमने ये भी देखा कि कोई एक बेड अगर खाली है तो उसके लिए बिडिंग हो रहा था कि आप कितने पैसे दे सकते हो। जो ज्यादा पैसे देगा उसको जरूरत से ज्यादा पैसे देने की एबिलिटी के हिसाब से बेड मिल रहा था। और दूसरा जो हमने देखा कि ये जैसे प्रियदर्श ने बताया कि डेंजर साइंस की जानकारी नहीं थी, और जो ये हैप्पी हाइपोक्सिया था जिसमें सभी जगह पे ये इंफॉर्मेशन आ रही थी कि जब आपको सांस लेने में तकलीफ हो या बहुत ज्यादा परेशानी होने लगे तब आपको अस्पताल जाना है। लेकिन ये जो कोविड निमोनिया है ये बाकी निमोनिया से अलग है। तो कोविड निमोनिया में एक चीज जो देखने को मिलती है वो हमारे नर्व्स को डिसेंसिटाइज कर देता है, नंब कर देता है। तो इसलिए बाकी निमोनिया में जैसे ही ऑक्सीजन 90 से कम होता है बड़ों में, या 95 से कम होता है बच्चों में, 95 से कम होता है बच्चों में, या 90 से कम होता है बड़ों में, तब फीलिंग ऑफ ब्रेथलेसनेस यानी कि सांस लेने में परेशानी चालू होती है। लेकिन कोविड में ये नहीं होता क्योंकि ये वायरस नर्व को भी अफेक्ट करता है। तो ये जो हैप्पी हाइपोक्सिया है इससे जो पेशेंट्स आ रहे थे अस्पताल में वो काफी लेट आ रहे थे, जब उनका सैचुरेशन 70-60 ऐसे हो रहा था तब वो आ रहे थे। और इससे हमने ये देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स को अस्पताल में ज्यादा दिनों तक भर्ती रहना पड़ रहा था, उनको बहुत ज्यादा मेडिकल रिसोर्सेस लग रहे थे, ज्यादा ऑक्सीजन लग रहा था, और इसके बावजूद उनका आउटकम ठीक नहीं था। तो जैसे ही हमने पिछले वेव में देखा, शुरू के 1 हफ्ते में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आ रहे थे जिनका सैचुरेशन कम है। तो तभी हमने ये सीखा कि हमें जो हमारा फोकस है ये हॉस्पिटल से विलेज लेवल में शिफ्ट करना होगा, क्योंकि अगर इतने बीमार मरीज जाएंगे तो हम इनको नहीं बचा पाएंगे, उसमें काफी ज्यादा मॉर्टेलिटी है। और जो ठीक भी होंगे उनको लंग के बहुत ज्यादा आगे कॉम्प्लिकेशंस होंगे, जैसे लंग फाइब्रोसिस है, पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन है, ये होगा। तो और हम पहले ही निमोनिया के बारे में सोच रहे थे। हमारा जो कम्युनिटी प्रोग्राम है जहाँ पे 72 गांव है, यहाँ पे हमने जो देखा था कि 5 साल से कम में जो बच्चों का मृत्यु था उसका सबसे नंबर 1 जो कारण था मृत्यु का वो निमोनिया ही था। तो उसके लिए पहले ही हम सोच रहे थे कि क्या हम कर सकते हैं। हमने एक उसके लिए ऑलरेडी एक ब्रेथ काउंटर नाम का इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बनाया था, जो कि फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर को उम्र के हिसाब से एक इंडिकेटर देता था। अगर वो लाल है तो मतलब उसका रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा है, उसमें उसको अस्पताल जाने की जरूरत है। लेकिन उसमें कुछ लिमिटेशंस हमने देखे थे कि उसमें गंभीर प्रकार के एक ही केवल हम टूल, एक ही क्राइटेरिया यूज कर रहे थे जो है फास्ट ब्रीदिंग, यानी कि सांस का तेज गति, लेकिन बाकी रहे थे। और हमारा जेएसएस में हमेशा ये प्रयास रहा है कि जो भी फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स है उनके लिए हम जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती उनके लिए टूल दे दे, जॉब एड दे दे, ताकि वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सके। तो इसीलिए फिर हमने ये सोचा, जो हमें लग रहा था कि जो ब्रेथ काउंटिंग है, रेस्पिरेटरी रेट काउंटिंग है, उसके लिए एक अच्छा टूल होना चाहिए। क्योंकि फील्ड लेवल पे हमने देखा है कि साइमल्टेनियसली टाइम देखना और रेस्पिरेटरी रेट काउंट करना ये एक स्किल है। खासकर बच्चों में जब रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा होता है तब ये दोनों चीजें साथ में करना मुश्किल है। तो इसके लिए अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो कुछ कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। तो जो हम जानते हैं कि एक होम बेस्ड न्यूनेटल केयर जो सर्च का मॉडल है, उसमें उन्होंने
रेत का ग्लास, आवर ग्लास, जो टाइमर की तरह काम करता था 1 मिनट के लिए, और उसके साथ जो बीड वाली स्लेट है जिसमें अलग अलग रंग के बीड थे और जो अलग अलग उम्र के लिए थे, और उसको वो करते जाते थे, और उसमें हेल्थ वर्कर को पता लगता था कि ये रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा है, ये निमोनिया है, तो इसको अब एंटीबायोटिक की जरूरत है, इसको अस्पताल ले जाने की जरूरत है। या जैसे अभी मैंने स्वास्थ्य स्वराज में बात की, अभी भी स्वास्थ्य स्वराज में बीडेड गार्लैंड यानी कि जो माला होती है उसका इस्तेमाल होता है। उसमें एक मनी जो लाल रंग का लगा देते हैं, 1 मिनट में घड़ी देख के आपको करना होता है, और जैसे ही वो लाल रंग का बीड सामने आता है तो इसका मतलब है कि रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा है। और जो हमारा जो पुराना इसमें जेएसएस ने हमने जो बनाया था, ये ब्रेथ काउंटर बनाया था। लेकिन इसमें एक चीज है, पहले तो हमें रेस्पिरेटरी रेट नापना इटसेल्फ एक मुश्किल स्किल है जो आना चाहिए। दूसरा, इसमें अलग अलग उम्र के लिए अलग अलग कट ऑफ होते हैं। जैसे कि अगर हम 2 महीने से छोटा बच्चा देखें तो उसमें 60 रेस्पिरेशन प्रति मिनट ये नॉर्मल माना जाता है, 60 के ऊपर जाता है तो हम निमोनिया बोलते हैं। फिर बच्चा अगर 2 महीने से 1 साल तक का है, 2 महीने से 12 महीने तक, तो उसमें 50 का कट ऑफ है। 12 महीने से 5 साल तक 40 का कट ऑफ है, और फिर बड़ों में हम 24 का कट ऑफ रखते हैं। तो ये अलग अलग कट ऑफ है जो याद रखना कई बार डॉक्टर्स को या हमको भी मुश्किल होता है, हेल्थ वर्कर्स को भी मुश्किल होता है। तो ये एक हमें चैलेंज दिखा था। उसके बाद और एक चैलेंज था कि जो निमोनिया के बाकी गंभीर लक्षण हैं, जिसको चेस्ट इनड्रॉइंग या पलाई खींचना, नेजल फ्लेयरिंग, नाक फूलना, या फिर साइनोसिस, ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीजें याद नहीं रहती। कई बार हेल्थ वर्कर से गलती हो जाती है, क्योंकि सब कुछ याद नहीं रहता, या कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि अच्छा इसको क्या बोलते हैं या इसको क्या बोलते हैं। तो इसके लिए कई बार पिक्टोरियल इलिस्ट्रेशंस होते हैं। तो इसके लिए हमने ट्राई किया था कि हमने पिक्चर्स के कार्ड्स हमारे हेल्थ वर्कर्स को दिए थे कि अगर इसमें से कुछ है तो फिर इसका मतलब है कि बच्चे को या एडल्ट को गंभीर निमोनिया है। तो जो कोरोना में ये हैप्पी हाइपोक्सिया की तो बात हमने की, और उसके लिए एक अच्छा क्लिनिकल टूल भी हमारे पास है जिसको हम 6 मिनट वॉक टेस्ट बोलते हैं, या इसको हम जैसे गांव में बताते हैं कि इट इज एज गुड एज सिटी स्कैन। तो आपका जो सिटी स्कोर है वो जितनी जानकारी देता है, उतनी जानकारी आपको 6 मिनट वॉक टेस्ट में गांव में अपने घर में मिल सकती है, आपको घर के बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। तो 6 मिनट वॉक टेस्ट में हम सैचुरेशन देखते हैं, इसमें सभी चीजों में पल्स ऑक्सीमीटर जरूरी है। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन हम देखते हैं बेसलाइन, जो चलने से पहले, और उसके बाद जो कोई भी व्यक्ति का नॉर्मल चलने का स्पीड है, वो चलने के 6 मिनट के बाद हम फिर से ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं। तो इसमें अगर 5% से ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप होता है, या अगर 93% से ड्रॉप होता है, तो फिर उसको हम बोलते हैं कि इसका मतलब है कि कोरोना फेफड़े तक पहुंच चुका है। तो जो कोविड बीमारी है, ये आमतौर पे अगर गले तक रहती है या केवल नाक तक रहती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, या जिसको मेडिकल लैंग्वेज में हम माइल्ड कोविड सिम्टम बोलते हैं। तो उसके लिए कोई बाकी विशेष ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, घर पे ही पैरासिटामोल, सिट्रिजिन, ज्यादा मात्रा में पानी लेना, आराम करना, अपना योगासन करना, भाप लेना, ये चीजों से ये ठीक होता है। लेकिन जैसे ही वो फेफड़े तक पहुंचता है तो हम उसको मेडिकली मॉडरेट या सीवियर डिसीज बोलते हैं। तो इसमें फिर हमें अस्पताल में जाने की जरूरत पड़ती है, टेस्ट की जरूरत पड़ती है, और उसमें फिर डॉक्टर्स क्लासिफाई करेंगे कि ये मॉडरेट है कि सीवियर है, और उसके हिसाब से अलग अलग ट्रीटमेंट हमको लगती है। और इसमें और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था, वो था कि असेसमेंट ऑफ कोमॉर्बिडिटीज। तो जो पेशेंट्स को कोमॉर्बिडिटीज है, जिनको हाई रिस्क है कि उनको निमोनिया हो सकता है, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, या लिस्ट हम आगे भी देखेंगे, तो वो पूरी लिस्ट जिनको है तो उनको फिर जल्दी अस्पताल जाने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि उनमें ज्यादा गंभीरता का खतरा हो सकता है। और उन्हीं लोगों में एडमिशन था, जैसे प्रियदर्श ने बताया कि लगभग मतलब पिछले वेव में हमने देखा था 15% था वार्ड एडमिशन रेट और 5% आईसीयू एडमिशन रेट था। तो एक चैलेंज गांव लेवल पे ये था कि हमको सही व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाना है, और जिनको जरूरत नहीं है उनको हमें रीएश्योर करके घर भेजना। तो ये, और इसकी जरूरत इतने स्केल पे थी, और बहुत कम समय था कि जिसमें हम बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर सके। और सेम सिचुएशन अभी भी हमारे सामने है, कि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, और हमें शॉर्ट टाइम में इसको बहुत सारे गांव में, हर गांव तक पहुंचाना। तो इसके लिए फिर ये ऐप जो बनाया था, एंड्रॉइड बेस्ड ऐप है, ओपन सोर्स है, इसका आगे डेमो भी करेंगे। तो इसमें हमने क्या प्रोटोकॉल यूज किया,
तो इसमें सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस है वो इसके लिए है कि ये कंफर्म करते हैं कि ये जो पेशेंट को परेशानी है ये एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है कि नहीं है। अगर मान लो पेशेंट के सिम्टम लंबे हैं या रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं है, तो फिर उसमें एक पॉपअप आ जाता है कि ये ऐप आपके लिए इस्तेमाल नहीं है, ये आपके लिए यूजफुल नहीं है, उपयोगी नहीं है, तो आपको और कोई चीज की जरूरत है। तो ये पहले कंफर्म करता है कि ये सही में एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है क्या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है कि वो डेंजर सिम्टम्स को, जो गंभीरता के लक्षण है, उसके लिए सवाल पूछता है, उससे कंफर्म करता है। और उसमें अगर कोई भी एकाध लक्षण अगर गंभीरता का आता है तो तुरंत ये एक आपको मैसेज दे देता है, पॉपअप दे देता है। और ये पॉपअप भी विथ कलर कोड है, ग्रीन। अगर ये नॉट यूजफुल है तो वो ब्लैक कलर कोड देता है, अगर आप सेफ हो तो वो ग्रीन देता है, अगर आपको डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत है तो येलो देता है, और अगर डेंजर कैटेगरी में आता है तो ये रेड कलर का पॉपअप आता है। इस तरीके से ये बोलता है कि ये व्यक्ति अनसेफ है, इसको तुरंत अस्पताल जाने की जरूरत है। फिर अगर कोई भी डेंजर साइन नहीं है तो इसके आगे ये एक ब्रेथ काउंटर की स्क्रीन तक आपको लेके जाना पड़ता है, ले जाता है। तो वहां पे ब्रेथ काउंटर में ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको व्यक्ति के छाती को खोलना है, वहां से कपड़े हटाने हैं, और वहां पे जैसे ही छाती बाहर आती है तब फिर मतलब व्यक्ति सांस लेता है, तब आपको उस बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप पहली बार बटन दबाते हो, इसमें एक ऑटोमेटिक क्लॉक है, वो एक्टिवेट हो जाती है और 1 मिनट तक वो रेस्पिरेटरी रेट काउंट करती है। और उसके बाद आपको ऐप पहले एज भी पूछता है कोई भी व्यक्ति का, वो एज के हिसाब से अपने आप से क्लासिफाई कर देता है, और उसमें एक कलर कोड भी दे देता है कि ये रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो एबनॉर्मल इसमें दोनों क्राइटेरिया है, अगर रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा है तो भी वो फास्ट ब्रीदिंग यानी कि आपको अनसेफ है, रेड डेंजर साइन देगा। अगर मान लो रेस्पिरेटरी रेट बहुत कम है, पेशेंट को एपनिया है, तो भी फिर वो एक रेड कलर देगा। तो ये इसका मतलब थर्ड स्टेप है। इसके बाद फोर्थ स्टेप है पल्स ऑक्सीमेट्री। तो ये ऐप के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का होना मतलब बहुत जरूरी है, और उसमें ऑक्सीजन सैचुरेशन का कट ऑफ उसमें लिखा हुआ है, और एक इंडिकेशन भी दिया हुआ है कि यूजुअली कोई भी पल्स ऑक्सीमीटर में 2 आंकड़े आते हैं, पल्स रेट और रेस्पिरेटरी रेट। तो इसमें भी कई बार कंफ्यूजन हो सकता है कि कोई भी हेल्थ वर्कर पल्स रेट के जगह अगर सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन और सॉरी ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है और हार्ट रेट होता है, तो अगर कोई हेल्थ वर्कर गलती से सैचुरेशन की जगह हार्ट रेट भी डाल सकता है, तो ऐसा ना हो इसलिए भी इसमें एक पिक्चर डाला हुआ है, और उसमें वो बोलता है कि जो बड़ा आंकड़ा होता है वो जनरली ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है, तो वो आंकड़ा आपको उसमें लिखना है, और वो ऑटो आइडेंटिफाई करता है। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है तो उसका अप्रोप्रिएट जो रिकमेंडेशन है, मैसेज है, वो पॉपअप होके आता है। और मान लो जैसे पिछले वेव में हमने देखा था कि बहुत सारे जगह पे पल्स ऑक्सीमीटर्स नहीं थे, तो उस सिचुएशन में क्या करें, क्योंकि एक अनकॉमन सिचुएशन नहीं है, तो उसके लिए उसमें 3, तो पहले ये पूछता है कि आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर है या नहीं है। अगर है तो फिर वो अगला क्वेश्चन आएगा कि आप उसमें क्या वैल्यू आ रहा है वो बताओ। अगर मान लो पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है तो फिर ये पूछेगा कि टंग में साइनोसिस है क्या, या फिंगर्स या टोज में साइनोसिस है क्या, नीला तो नहीं पड़ रहा है। ऐसे सवाल वो पूछता है जिससे वो क्लिनिकली जज करता है कि व्यक्ति को साइनोसिस है या नहीं। और इसके साथ फिर एक जब आखिरी में रिकमेंडेशन आएगा उसके नीचे लिखा भी आएगा कि विदाउट पल्स ऑक्सीमीटर इसकी सेंसिटिविटी कम है, तो आइडियली रिकमेंडेशन ये है कि विद पल्स ऑक्सीमीटर ही इसका इस्तेमाल करें। लेकिन अगर पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है फिर भी इसको यूज करने में कुछ फायदा तो है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, 5वीं स्टेप इसमें ये है कि ये डेंजर साइंस के लिए पूछता है। तो पहले जो हमने देखा था डेंजर सिम्टम देखे थे, लक्षण देखे थे, अब ये साइन है यानी कि कुछ एग्जामिनेशन के फाइंडिंग है, और ये हम फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर को या वॉलंटियर को ट्रेन कर सकते हैं। तो इसमें जो मतलब डेंजर साइंस है इसके चित्र भी डले हुए हैं, खासकर बच्चों के लिए, जिसमें चेस्ट इनड्रॉइंग है, ग्रंटिंग है, नेजल फ्लेयरिंग है, स्ट्राइडर है, वीज है और एपनिया है। तो इसमें से कुछ कुछ चीजें जो जो पॉसिबल है उसके हमने चित्र डाले हैं, तो चित्र डाल के वो समझ सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि ये है कि नहीं है। और इसके ट्रेनिंग के लिए एक हमने यूट्यूब वीडियो भी बनाया है जो लिंक हम बाद में शेयर करते हैं। इसके बाद ये प्रोटोकॉल में आगे जो नेक्स्ट स्टेप है ये पूछता है कि अगर एडल्ट है तो बीपी क्या है, और अगर बच्चा है तो कैपिलरी रिफिल टाइम क्या है, और उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसके हिसाब से सेलेक्ट करना होता है, और ऑप्शन के हिसाब से वो फिर रिकमेंडेशन देता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि ये कोमॉर्बिडिटीज के लिए पूछता है, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारा जो
एडमिशन रिक्वायरमेंट है, हॉस्पिटलाइजेशन नीड है, ये कोमॉर्बिडिटीज जिनको है उनको ज्यादा है। तो ये ऐप में हमने ऐसा एल्गोरिदम रखा है कि अगर आपको कोमॉर्बिडिटीज है तो आप एक बार जाके कंसल्ट करो डॉक्टर से, तो फिर आपको येलो रिकमेंडेशन आएगा। अगर कोमॉर्बिडिटीज नहीं है तो ग्रीन रेड आएगा, अगर कोमॉर्बिडिटीज है तो येलो रिकमेंडेशन आएगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि उस व्यक्ति के मन में एक इंडिकेटर लगना चाहिए, एक ये फ्लैग होना चाहिए कि भाई अगर इसको लक्षण है, इस व्यक्ति को लक्षण है, तो कुछ ना कुछ गंभीरता की परेशानी है। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं ताकि हेल्थ वर्कर कोई एकाध बीमारी भूले नहीं। तो इसमें जैसे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज, अस्थमा, लंग डिसीज, सिकल सेल डिसीज, लिवर डिसीज, किडनी डिसीज, प्रेगनेंसी, ओबेसिटी, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया, HIV, ये और कैंसर, इतने सारे हैं। और जैसे अगर बच्चा है तो इसमें अगर अंडर न्यूट्रिशन कई बार पता नहीं होता तो हाइट एंड वेट का ऑप्शन दिया हुआ है। हाइट एंड वेट से वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है कि ये बच्चा अंडर वेट है कि नहीं। तो ये 7th स्टेप था। इसके बाद जो लास्ट स्टेप है कि मान लो गांव में ऐसे भी देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को अपनी अंडरलाइंग कोमॉर्बिडिटी पता नहीं होती है, कि उनको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिसीज है, लिवर डिसीज, ये पता नहीं होती। तो इसमें हमने कुछ कॉमन जो जनरल एग्जामिनेशन के साइंस है जो डॉक्टर लोग देखते हैं वो डाले हुए हैं विद पिक्चर्स, ताकि अगर इसमें से कुछ है तो वो भी वो हेल्थ वर्कर आइडेंटिफाई कर सके और वो उस हिसाब से उनको रिकमेंडेशन आ जाता है। तो जब हम ये ऐप डिजाइन कर रहे थे तो एक हमारे सामने ये सवाल था कि हम ये फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए बना रहे थे तो ये सिंपल होना चाहिए, लेकिन साथ में ही हम ये भी चाहते थे कि इसमें मेडिकल असेसमेंट ट्रिवियलाइज ना हो। मेडिकल असेसमेंट पूरी होनी चाहिए, जैसे कोई भी व्यक्ति को मतलब उसकी जरूरत है या कोई भी हॉस्पिटल में जैसी मेडिकल असेसमेंट हो उसी तरीके की मेडिकल असेसमेंट होनी चाहिए। इसलिए फिर हमने इसका जो प्रोटोकॉल है वो एकदम सिंपल नहीं रखा है, स्लाइटली कॉम्प्लेक्स हमने इसका एल्गोरिदम चूज किया है एज अ कमिटमेंट टू हाई क्वालिटी ऑफ केयर। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर कोई फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर यूज कर रहा है, गांव में यूज कर रहा है, तो इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो भी चलेगा, ये नहीं है। और दिस थिंग वी हैव लर्नड ओवर लास्ट 21 years ऑफ ट्रेनिंग विलेज हेल्थ वर्कर्स। यहाँ पे जो मतलब कुछ फॉरेस्ट गांव हैं, हमारे जंगल वाले गांव हैं, यहाँ के भी हेल्थ वर्कर्स हैं। कुछ कुछ हेल्थ वर्कर बहुत न्यू लिटरेट है, उन्होंने अभी अभी पढ़ना लिखना सीखा है, तो उनके हिसाब से भी हमने सोचा हुआ है। और ये हमें बहुत सारी डिमांड आई थी लास्ट वेव में भी कि बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड एनजीओ या नॉन हेल्थ एनजीओ भी उनकी डिमांड आई थी कि हम कुछ करना चाहते हैं, हम कोविड में हेल्प करना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ टूल होना चाहिए। तो इसलिए फिर हमने इसको बनाने के बारे में सोचा था। फिर हमने इसका एक पायलट स्टडी भी किया हमारे यहीं पे। हमारा जो फीवर क्लिनिक है गनियारी में, हमारा हॉस्पिटल है, यहाँ पे हमने देखे थे। तो इसमें हमने ये प्रोटोकॉल फॉलो किया कि पहले नर्स ये ऐप देख के पेशेंट को देखती थी ऐप के साथ में, और उसका रिकमेंडेशन जो भी आता है वो एक पेपर पे लिखा जाता था। सेम पेशेंट आगे इंडिपेंडेंटली डॉक्टर देखता था और उसका रिकमेंडेशन वो लिख के रखता था। और फिर हम ये दोनों रिकमेंडेशन मैच करते थे एक तीसरा डॉक्टर जाके एट द एंड ऑफ द डे। और मान लो अगर ये दोनों रिकमेंडेशन में कोई मिसमैच है तो फिर हम मेडिकल रिकॉर्ड देखते थे, साथ में ही दोनों से बात करते थे, और उसके बाद हम फाइनल कंक्लूजन पे आते थे। तो ये जो पायलट स्टडी है हमने 34 पेशेंट्स पे किया था, बहुत ज्यादा नंबर पे नहीं कर पाए क्योंकि कोविड में बाकी बहुत सारा चीजें भी थी जो साइमल्टेनियसली चल रही थी, और सबको पता है कि हॉस्पिटल्स वेर वेरी मच ट्रेंड। तो हमने 34 पेशेंट्स की किया। तो इसमें हमने देखा कि इनिशियली हमने जब देखा तो 28 रिकमेंडेशंस मैच हुए थे जो 82% है, और उसके 6 रिकमेंडेशंस मैच नहीं हुए थे जो 18%। तो हमने जब एनालाइज किया कि ये 6 रिकमेंडेशंस क्यों नहीं मैच हुए, तो उसमें 3 जो मैच नहीं हुए थे दैट वाज बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन। तो इसमें जो चेस्ट पेन का सिम्टम हमने नहीं डाला था या हिमोप्टेसिस का सिम्टम नहीं डाला था, और ये बहुत कॉमन भी नहीं है, तो इसलिए फिर अभी भी हमने हिमोप्टेसिस नहीं डाला हुआ है। और एक पेशेंट था जिसको सीओपीडी था, ऑलरेडी लंग का परेशानी था, तो उसका सैचुरेशन हमेशा 90-91 रहता था। तो वो ऐप में रेड आया था, जबकि डॉक्टर ने बोला कि ये तो इसके लिए नॉर्मल है। तो ये एक मतलब मिसमैच था। और बाकी 3 मिसमैच ये डॉक्टर की ओर से थे कि तीनों पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट बड़ा था जो डॉक्टर ने अपने असेसमेंट में मिस कर दिया था। तो अगर हम ये रिकमेंडेशंस जो मिसमैच है इसको करेक्ट कर दे तो हम ये देख सकते हैं कि जो रिकमेंडेशन मैचिंग परसेंटेज 94% एंड मिसमैचिंग परसेंटेज 6%।
तो विद दिस बैकग्राउंड मतलब ये हम बोल सकते हैं कि ये ऐप जो है जो अभी के फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स है जिनके पास पल्स ऑक्सीमीटर बीपी मशीन है ये मतलब कैसे डाउनलोड करना है वगैरह ये विनय बताएंगे। या फिर अगर हमें गांव में जैसे हमने लास्ट वेव में सीखा कि हेल्थ वर्कर्स में भी बहुत जल्दी से कोविड आ जा रहा था और फिर वो 2 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन हो रहे थे। तो ये 2 हफ्ते में फिर उस गांव में वाइटल्स लेने के लिए हमें कोई और व्यक्ति की मदद लेनी पड़ रही थी। तो इस दौरान हमने वॉलंटियर्स को ये ट्रेन किया था, या अभी के वेव में हम पहले से ही वॉलंटियर ट्रेन करके रख रहे हैं ताकि मान लो जरूरत पड़े उस गांव में, क्योंकि जब वेव आएगा तो केसेस पीक पे रहेंगे। और हमने ये भी देखा कि आमतौर पे 4 या 5 बुखार के मरीज गांव में रहते हैं जिनको विलेज हेल्थ वर्कर, ये नंबर 40 या 50 तक बढ़ जाता है, जो एक विलेज हेल्थ वर्कर के लिए काफी मुश्किल होता है कि सबका ऑक्सीजन सेचुरेशन देखो, सबका करके भी देखो। तो इसलिए फिर वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ती है, तो उनको भी हम ट्रेन कर सकते हैं अंडर देयर सुपरविजन। और तीसरा फिर बाकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ है, हेल्थ या नॉन हेल्थ एनजीओ या गवर्नमेंट, इसमें हम अभी और एक चीज देख रहे हैं कि मान लो जिनको जो लोग पढ़ नहीं सकते उसमें एक एक्सेसिबिलिटी सेटिंग हर एंड्रॉइड फोन में होती है, तो वो रीड आउट करता है क्वेश्चंस, बट दैट इज स्टिल अंडर ट्रायल। सो विद दिस आई विल स्टॉप हियर। गजानन नेक्स्ट शेयर करोगे क्या? मेरा बस एक ही स्लाइड है। यस। नेक्स्ट। हाँ, इससे आगे। हाँ, ओके। तो जैसे गजानन ने बताया था कि जब गांव में ये बीमारियां शुरू होती है, गांव में या स्लम्स में यहाँ पे, तो एफ्लुएंट लोग जो वो जो आराम से पैसा देके प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो गांव के लोग हैं, जो अचानक बहुत सारे लोग बीमार पड़ने लग गए, तो जब पता ही नहीं रहता है कि क्या चीजें देखना चाहिए क्या नहीं, तो सारे के सारे लोग शहर की तरफ जाते हैं। और उस वक्त सारा कंजेशन हो जाता है और बेड फिर नहीं मिल पाते, और लोगों को वापस आना पड़ता है। और उसमें से जो सीरियस है, जिनको सच में बेड की जरूरत है, उनकी मौत होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए अगर ट्रायजिंग इसको कहते हैं, तो ग्राउंड लेवल पे ही अगर हम ट्रायजिंग कर सके कि जहाँ पे कौन ज्यादा बीमार है, कौन होम आइसोलेटेड रह सकता है और कोई इशू नहीं है, सेफली रह सकता है, ये अगर पहले पता चल जाए तो बेहतर रहता है। तो सेकेंड वेव में हमने देखा था कि करीबन 80% लोग जो है वो होम आइसोलेटेड रह सकते हैं नॉर्मली, और बिल्कुल सेफ था। 5% लोग थे जो डाउटफुल थे कि इनको रखना चाहिए, रेफर होना चाहिए। और दो तीसरा हमने देखा था कि 15% ऐसे लोग थे जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो ये सारा थोड़ा सा डाटा जो हम स्टडी करके या पेशेंट्स को देख के या पेशेंट से जानकारी लेके हमने समझा, और फिर एक स्क्रीनिंग टूल बनाया जो आपको अभी इसमें दिख रहा है। जैसे इन्होंने श्वास ऐप बनाया है, तो ये एक दूसरा स्क्रीनिंग टूल है कि जहाँ पे मोबाइल ना हो, तो उस जगह पे या मितानिन के पास ये स्क्रीनिंग टूल इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि 4 चीजें हैं जिस पे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो मितानिन की ट्रेनिंग होती है या हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग होती है, और उनको ये सिखाया जाता है। जिसमें लक्षण है कोविड के साथ अन्य बीमारी, सांस की गति और ऑक्सीजन की मात्रा। तो यदि लक्षण या लक्षण में से कोई भी सामान्य लक्षण हो, या जो ग्रीन में आए, हरे में आए या येलो में आए, तो उस इंसान को अस्पताल में रेफर करने की जरूरत नहीं है, या हेल्पलाइन से भी आप कंसल्टेशन ले सकते हो। लेकिन लक्षणों में या कोविड के साथ अन्य बीमारी, सांस की गति और ऑक्सीजन की मात्रा, ये रेड में आते हैं, लाल अक्षरों, लाल वाले एरिया में आते हैं, तो आपको तुरंत रेफर होना है। जैसे कि आप अनाप शनाप बोलते हो, या फिर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, या फिर आपको छाती में तेज दर्द हो रहा है, पेशाब कम हो गई है, या आपको अगर कोविड के साथ अन्य बीमारी कौन सी हो सकती है, तो डायबिटीज है, दिल की बीमारी है, आपको कैंसर है, एचआईवी है, या अगर आपके सांस की गति 30 से ज्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा 90 से कम है, तो इनमें से कोई भी चीज दिखती है तो आपको तुरंत रेफर होना है। तो ये इस तरह से ये स्क्रीनिंग टूल है, जो विलेज हेल्थ वर्कर को जब ट्रेनिंग मिलती है और ये समझते हैं कि किस तरह से इसको देखना है, तो हर पेशेंट के बाद हम लोग उनको कहते हैं कि दूसरे और 7वें दिन जाके ये स्क्रीनिंग टूल के जो सवाल है आप उन पेशेंट को पूछिए, और उसके द्वारा जो भी अगर ग्रीन में आएगा या येलो में आएगा, रेड में आएगा, आप डिसाइड कीजिए। और अगर रेड में आता है पेशेंट, लाल कलर के इसमें, तो आप उसको तुरंत रेफर कीजिए। तो ये एक हम छत्तीसगढ़, नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में
इसकी ट्रेनिंग मितानिन के लेवल पे या आशा के लेवल पे ले रहे। लोकल जो एनजीओज है जिनके विलेज हेल्थ वर्कर है उनकी ट्रेनिंग हुई है। तो इस तरह से भी आप कोविड में जो डेंजर साइंस क्या है वो पहचान सकते हो, किसे रेफर करना है जान सकते हो, और अगर जल्दी रेफर करते हैं तो आप बहुत सारी जानें बचा सकते हो। मेरी तरफ से होगा। Priyadarsh, can you also just for a like maybe 10-15 seconds, can you display the English one? हाँ, यस। सो गजानन ने और हमने जो भी ये किया है ये मेन इस चीज के लिए है कि कोविड की लहर जब आती है तो बहुत सारे पेशेंट्स अचानक आना शुरू हो जाते हैं। उस वक्त अगर ये ट्राइजिंग ठीक से नहीं हुई है तो वो लोग भी बेड ऑक्यूपाई कर लेते हैं जिनको सच में ज़रूरत नहीं है। और दूसरा है कि कुछ-कुछ लोग, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो खासकर ग्रामीण भाग में हैं या स्लम्स में हैं, जिनको उतनी जानकारी नहीं है। इनको डेंजर साइंस होने पर भी पता ही नहीं रहता है कि डेंजर साइन आ गई है, अभी उनको अस्पताल जाना चाहिए। तो यदि वो लेट आते हैं तो उनके मौत की संभावना और बहुत बढ़ जाती है। तो ये इनके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। एक तो है कि ट्राइजिंग से हम लोग हमारे रिसोर्सेज़ जो है, जो बेड अवेलेबिलिटी है, दवाइयाँ है, इक्विपमेंट्स है, उसको सही तरीके से, वेंटिलेटर्स है, उसको सही तरीके से सही पेशेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा है कि जो लोग जिनकी मौत हो सकती है क्योंकि वो लेट आते हैं, ऐसे बहुत सारी मौतें हम लोग पहले ही बचा सकते हैं। जब वो जल्दी अस्पताल आए और जल्दी अपना इलाज शुरू कर दें। थैंक यू। Thank you, Priyadarsh and Gajanan, for sharing the importance of triaging as well as a very detailed explanation of the protocol involved in triaging. Next, I hand it over to Vinay to demonstrate the application. Vinay is a technologist from Bangalore. He works at Samanvay Foundation where he develops open source solutions for the development sector. Nowadays, he spends his time on Avni, another open source case management solution that is being used in fieldwork for mother-child care, child growth monitoring, sickle cell screening, and management and NCDs. Over to you, Vinay. Thanks, Arjun. I will start with we've all seen what the app really does. And Just I will one go interruption. I would request everyone, if you have any questions, and please put down in the chat box so that we can like quickly take it up after this demonstration is over. So I will start with how anybody could download this from the Play Store. So this is an app which is available for Android and be downloaded freely from the Play Store. So I'll quickly go to the Play Store and search for Shwas. Install it. So from an internet perspective, you will need internet to download it, but once this is done, it will not be required anymore. There is some data collection that does happen in the sense of how many people are using it. Are people getting more reds or more greens or more yellows and things like that? But if you don't have internet, obviously it will not come. And that is the only information that is being collected from the app to anywhere. There is no login. There is no dashboard that somebody else can actually look at and see what's going on. So this is meant to be purely a calculator that somebody can use. So this is the starting thing that comes. You have a button that you need to press. And the first thing you get is the language that you want to choose. So the app is available in all these languages for adults, not for children. For children, it's available only in English and Hindi. If anyone does want it in any of these languages for children as well, or if you want an entirely new language, we'll give the contact details. You can help us get the translations and you can put them. It's not a hard thing to do. I'll start with doing this in English. The first thing is obviously there's a disclaimer that essentially says that you have to be you have to actually be trained to use the app. So there are a lot of things which
does require some level of knowledge. So we do want people to know what it is before they get in. So that's one thing that we actually say upfront. And once you agree and accept, the first thing they ask is an age. So this is so that the tool can help determine what workflow to use. So if you're above 13 years, you're treated as an adult. If you're less than that, you're treated as a child. And all the different things that Gajanan had shown in his PPT based on the age, even based on the months for children. If you're like below 12 months, the algorithm is different as you're about 12 months, things like that. So let's start with an adult's flow. I'm saying that a person is 21 years old. The first thing, as Gaja had told, was about whether the person has symptoms or not. See, if I say that I don't have cough or fever or loss of smell or anything, it says that the person, it is not useful. So let's go back and start over again. Actually, let's start over from the beginning. Let's come back. A person with 21 years comes here. And you can see that there is there are some for which there are images, and there are some for which there are not. We're trying to put as many. There'll be more images when it comes to children, because it's relatively easy to figure out if you have images, and there are lots of questions which are which really don't make too much sense. And it actually kind of reinforces the fact that reinforces the question with what it really means. So let's say the person has cough for, say, so if you say something like 22 days, and then it is not useful anymore. But if you do say something like 5 days, it does start being useful. The next is what Gaja had mentioned about the initial danger signs. If you have breathlessness or something, it takes you directly to red. This person is not safe, take them to a hospital. I mean, don't worry about any further questions. But if this is a no, the same thing happens with this. These are all the danger questions that we start with. Has the person started finding it difficult to recognize relatives, or if they've been soiling their clothes, or if they've been unable to stand without support. So again, another way of checking this, if the person has started finding it difficult to tell if it's day or night. So any of these questions, if I press a yes, it goes to a red. And if not, I can continue. Now, this is the breath counter that we've been talking about. So a lot of people, if you're experienced, you can just count your breath and put the number here. If you need help, you need to come down, expose and observe the upper chest, touch here each time the chest moves. So once you start, you can see that the number of seconds keep going down, and every time you see a breath, you keep pressing, and by the time it's 60 seconds, you'll be able to it will come up with the actual breath count for 1 minute. So this is like a big button that they just keep observing and keep pressing every time they see a breath being taken. I'm going to put it somewhere in the 20 range. And let's wait for a minute. And the breath counter says it's 20. I can reset it and use the counter again, or I can also choose to change this number if I want to. And if it does go to something like a 29, it's a clear red. But if it's a normal, something like a 23, we can go on to the next question. You'll also notice that there is something on the top, which you can see that everything is green. 10 is the current question. And if you go back and say, if I put something like a 26, there's like 20. If it's about 28, we say that it's a red, you directly go. But if it is between a 24 and 29, this question is like an orange. So your final screen will show an orange or a yellow screen, which essentially says that you should probably go visit a doctor. You don't probably need immediate attention, but you don't need to go visit a doctor.
The next question is about the BP machine. So you can see that the picture here shows what your BP machine is. And if I say a yes, the picture here says where your systolic value would really be taken from. Now, if I don't have a BP machine, then there are other questions through which we determine if this person actually needs to be has anything dangerous or not. So if the person is passing very less amount of urine, or if their palms or soles are cold. So these are two questions that are being asked. Again, if there is a yes here, the person is not safe. And if it's a no, it's a green. Whereas if it's an unsure, then it stays as an orange, and at the end, it kind of highlights what it is. Again, the same thing about the oxygen saturation. Yeah, this is like the picture of pulse oximeter so that they know what it is. If you have a pulse oximeter, you can check for the pulse oximeter reading. Again, here again, we check for if it is a 91, you directly take them to a hospital. But let's say if this is a 98. The next is the 6-minute walk test. So you ask the person to start walking and start a timer. And by the end of 6 minutes, you can go to the next question. So once your 6 minutes is over, you go to the next screen, and what is the oxygen saturation after 6 minutes. So if this says something like a 92, the person is not safe, but at the same time, so let's say it is 96. Again, here it clearly shows where you need to read your oxygen saturation from, and you move on from here. The next is what we discussed about comorbidities. There are different comorbidities present themselves in different questions at a later point in time. So for example, if I say that this person has kidney disease, then it takes you directly to a red screen, because when it comes to COVID, liver kidney disease is considered to be a very strong indicator of mortality. But at the same time, if I say diabetes, we do check if the person, if it's controlled or not. So we check if there is a blood, if there is one, if it's less than 126, and if it's less than 200, then we probably don't worry too much. But if that's not the case, it shows as a yellow. So it says that the status of diabetes is controlled, and then lets you move on. And there is a small BMI calculator as well. So let me put a ridiculously low weight. So you get a bad BMI, and essentially, if you look at the end, the reasons why something is green and yellow is really shown. Like, what are the problems with this person? The respiratory rate is 26, and that's a problem. We don't have a BP machine, and we see that the person's soles appear very cold. So we said unsure for this question. So that's why it's a yellow. And having diabetes is a yellow. So these are the different reasons. It says that, and what you could do is go back and essentially change any of these. Like, for example, if you think this was wrong, you could take this off. And if you say this is unsure, let's say it's a no, then it changes back. If you see this was question number 12, and it changed back to green. So that's how it typically works. So let me go to the 22nd question, the next. Let's start over, and this time let's go to a child. Let's say this child is, say, 4 years old. The sex here is important because there are a lot of questions which do depend, where the numbers depend on whether the child is a male or a female, which is why we ask for a sex here. Again, the same kind of questions. If this is a no, it becomes not useful. But you could come back to saying, yes, the person has runny nose, and let's say it started 4 days ago. These are the danger sign questions that we have. So let's go to, so again, stop feeding. Here, if you can notice that for children, the number of the kind of questions are also different, and the number of pictures are also higher. So
You look for seizure activity. These are the danger signs. Vomiting, whether the, okay. So this one is a different questions. Has the child passed urine? So the answer should be a yes for you to go on. Is the baby lethargic? So these are all danger signs. And this is the same breath counter that we have shown in the adult version. The pulse oximeter is again the same. This is the other, this is the other question, which is like, if you say have chest and drawing, then you get a question that says whether there's a nebulizer. And if there is a nebulizer, it asks you to actually give salbutamol nebulization. And if everything disappears, then it's fine. But if things don't disappear, then it's a problem. It's still a yellow, it's marked as a yellow, but it's not marked as a red. Like, for example, if it says that it doesn't go, then the child is not safe and you have to actually take them to a hospital. And if you say yes, you can move forward. Capillary refill time. Time And, check. I'll be done in 2 minutes. Okay. So let's make this person really fat. Okay. Again, you can see the accuracy of this tool is severely hampered without a pulse oximeter reading. So this is something that's mentioned right at the beginning in case something is so it is recommended that people who are going to the field best have a pulse oximeter. If you don't have, it will give you some kind of indication, but it's best if you actually have a pulse oximeter for this, if you are going to look. I am done with the demo. There's nothing really else in the app. If you can Maybe show the there's- application in Hindi or any other language. पक्का करें. So yeah, so this is. So everything else kind of remains the same. I'll just scroll through. Let's show the. So this is the, oh, sorry. Pulse oximeter, right? Let's put a 98. So this is the timer for the pulse oximeter. But yeah, this is, so it looks exactly like that, but the language changes everywhere. Okay. Thanks, Vinay. Sure. So we have one question in the chat box where Naveen has asked to Gajanan. So he's saying we have distributed pulse oximeters to our volunteers. Biggest challenge we are facing is the accuracy of the device. How are you handling this? Gajanan, you want to answer that? Yes. So one thing is the quality of the pulse oximeter that you bought. So that is one thing. If it is of good quality or reasonable quality, then second thing is the vibration. So what we recommend to our health workers is after applying a pulse oximeter to the finger, the hand should be stable. So actually it should be rested on something, either on the ground or something. So that will give you the accurate result. And we have also taught them the waveform. I will share this link of YouTube video. Actually, it mentions about it and how to correctly check the waveform, when to accept the reading, when not to accept the reading. That I will share. So that is important. So the hand or finger should be steady. If it is moving, if it is vibrating, then it will not pick it up. So training about waveform will help. Thank you, Gajan. Okay, great. Does anyone else have any questions? We would be sharing the document and the YouTube video that Gajanan talked about
as well as link for the app and recording of this webinar in the email, in a follow-up email. So that could help you. I think if you would like to adopt any of these measures in your community. Okay, looks like there are no more questions. Any final thoughts, Gajanan, Priyadarsh, or Vinay, before we wrap up? Just one thing regarding the app itself, if you download and if you see anything that you would want to see there, or if you want to see or not see there, there's also a feedback link there which you can use in case you're planning to use it in your communities, and say you want to add a new language or things like that, do contact us. There is like, obviously the main, if you want to change the actual main flow, then we'll have to actually talk to Gajanan and everything, because it needs to be right for everyone. But things like changing languages and things like that, you could basically reply to the follow-up email that Arjun sends, and we can definitely get that done. Getting more people to use it in this stage, it's I think it's really important. That's why I wanted to bring that up. That's it. And one thing from my side is, I think there is a question. We'll take that first. Yeah, sure. Sangeeta, please unmute yourself and ask. थैंक यू आपको। बस मैं एक कॉमन क्वेश्चन पूछना जानना चाह रही थी गजानन जी से। इस ऐप के बारे में नहीं है, पर मेरे काफी दिनों से लोग बाग जो देख रहे हैं और लोग इसलिए भी टेस्ट नहीं करा रहे हैं कि वो इसको वायरल समझ रहे हैं, क्योंकि इस मौसम के अंदर सर्दी खांसी जुकाम वैसे भी लोगों को बहुत ज्यादा हो रहा है, तो लोग बाग टेस्ट कराने नहीं जा रहे हैं। तो उसके अंदर हम कैसे इनको बताएं कि ये कोविड है इसलिए आपको कराना जरूरी है, और ये आपके वायरल की वजह से, जो इस मौसम की वजह से वो सर्दी खांसी जुकाम है, इन दोनों में कोई अंतर हम सिम्टोमेटिक कुछ बता सकते हैं क्या उनको? हाँ, तो एक तो मतलब वायरल और कोविड में फर्क क्या है। तो वायरल में ऐसे होता है कि लगभग 10,000 लोगों में एक जने को निमोनिया होता है, नहीं तो फिर बाकी सांस और सांस के जो रास्ते हैं उसमें नाक या गले तक ही इन्फेक्शन रहता है, फेफड़े में नहीं जाता। तो जो निमोनिया का आंकड़ा है ये 10,000 में एक रहता है, तो इसलिए हम ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन कोविड में जो हमने देखा या अभी भी देखा कि अभी तो ये ओमिक्रॉन में बोल रहे हैं एडमिशन रेट इज अराउंड 5%, मतलब 100 में 5 अगर हम देखें, यानी कि 1000 में 50 और 10,000 में 500, तो मतलब 500 गुना ज़्यादा इसमें निमोनिया का रेट है। तो इसलिए हमें घबराने की ज़रूरत है। और जिनको कोमॉर्बिडिटी है, सब लोग टेस्ट शायद करेंगे नहीं या उसकी ज़रूरत भी नहीं है अभी के स्टेज में, जबकि हमें कम्युनिटी ट्रांसमिशन मिल रहा है। शुरू के स्टेज में जब हम इसको रोकना चाहते थे तब के स्टेज में एसिम्प्टोमेटिक को भी टेस्ट करना जरूरी है। लेकिन अभी जो ICMR की भी नए गाइडलाइंस है, अगर सिम्टम नहीं है या फिर अगर माइल्डली सिम्टोमेटिक है तो नहीं टेस्ट किए तो भी चलेगा, अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है। लेकिन जो लिस्ट है, मतलब ऐप में भी जो लिस्ट है या कॉमन भी जो लिस्ट पता है, तो उसमें से अगर कोई भी कोमॉर्बिडिटी है तो उसमें रिस्क ज़्यादा है, तो उनको जरूर टेस्ट करवाना चाहिए, उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो ये आंकड़े के तरीके से समझा सकते हैं, या फिगर्स भी इम्पोर्टेंट होगी। अगर अस्पताल इतने भरे हुए हैं या इतने मृत्यु हो रहे हैं, अगर वायरल होता तो ये नहीं होता, ये भी समझा सकते हैं। और मुझे लगता है कि गांव में आमतौर पे जब तक लोग खुद से नहीं देखेंगे वो नहीं सुनते हैं, तो अनुभव से नहीं सुनते हैं, अनुभूति ही होनी चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा वेट ही करना पड़ेगा, लेकिन उसमें नुकसान ना हो ज़्यादा, इसलिए बाकी सिस्टम्स रेडी करके रखें और जैसे ही लोग तैयार होते हैं उनको बाकी व्यवस्था कराएं। इसी में थोड़ा सा आपके पास सही है, पर मैं जानना चाह रही थी तो फिर हम कैसे पहचाने कि ये वायरल वाले हैं या कोविड वाले हैं? क्यों ऑफिस में सब जने आ रहे हैं, साथ में बैठ रहे हैं, कोई खांसी जुकाम हो रहा है, कोई कहने यार मैं तो वायरल है। पहचानने का कोई तरीका नहीं है अभी जो ज्यादा केसेस है, तो इसमें अगर किसी को भी सर्दी खांसी बुखार है तो मानना चाहिए कि कोविड ही है। और अगर कोमॉर्बिडिटी है तो टेस्ट करें, नहीं है तो आइसोलेट करें 5 दिन के लिए, या फिर बुखार ठीक होने के 48 आवर्स, विच एवर इज लॉन्गर।
तो कम से कम 5 दिन या बुखार ठीक होने के 48 घंटे तब तक घर से काम करें, ऑफिस ना आए, यही मेरी सलाह रहेगी। थैंक यू सर। हाँ, मेरे तरफ से मैं एक पॉइंट ये बोल रहा था कि ये जो ऐप है मतलब अल्दो हमने निमोनिया के लिए बनाया है शुरू में, लेकिन इसके पीछे की जो सोच है ये है कि ऐसे ही ऐप्स और जो अल्गोरिदम्स है ये फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर के लिए बनाए जाए और उनको मतलब गांव तक ये जो हमारे पास टेक्नोलॉजी अभी है इसका इस्तेमाल और लोगों की जान बचाने के लिए इसका इस्तेमाल हो। तो इसके लिए आपके पास अगर कोई आइडिया है या अगर कोई मदद चाहते हैं तो आप हमसे जरूर कांटेक्ट। जी, थैंक यू। Thanks, Gajanan. I think we've overshot already by 10 minutes, so I think we should wrap up. So thanks everyone for joining in. Have a nice evening ahead. Thank you. Thank you. Thank you.